कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं जी, खैरियत से हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में हम पहले गालिबन दो सेशंस कर चुके हैं, हम, जिसमें हमने बात की थी कि रजिस्ट्रेशंस के पर्सपेक्टिव में बात की थी। दूसरी हमने ये बात की थी दूसरे सेशन में अपने कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं बीइंग अ ट्रेडर, तो आपको किस तरह की रजिस्ट्रेशंस या किस तरह की कंप्लाइंसेस का सामना करना पड़ सकता है। आज जैसे कि आपने अभी सुना कि आबिद साहब बात कर रहे थे कि ब्रोकरेज हाउस के हवाले से, कि ब्रोकरेज हाउस किस तरह प्रोसीड करता है, लीगली चीज़ों को किस तरह प्रोसीड कर रहा होता है, और फिर उस पर्सपेक्टिव में आप अगर आते हैं, आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, नॉट एज अ ट्रेडर, मतलब आप इंडिविजुअल क्लाइंट के तौर पर ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेसेस आपको फॉलो करना पड़ सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं पाकिस्तान में ख़ुसूसन जो FATF के रडार में ज़रूर मौजूद हैं, जिनमें से एक बिज़नेस ब्रोकरेज का बिज़नेस है या ब्रोकरेज की इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग जो है या टेररिस्ट फाइनेंसिंग जिसे आप कह सकते हैं, उसके ऊपर लॉज तो पाकिस्तान में 2010 में पास कर दिया गया था, AML एक्ट जिसको बोला जाता है। 2010 एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 का पास कर दिया गया था, लेकिन उसकी इम्प्लीकेशन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जिस हद तक आई या खिंची, वो एक अलग कहानी है। ठीक है, जिस तरह अब AML रेगुलेशंस 2018 में जाके इंट्रोड्यूस करवाई गई, फिर 2020 की दी गई, इवन AML सैंक्शन रूल्स 2020 में दिए गए। ठीक है, तो अब ये सारी जो थी एक चीज़ें थी, जो लॉ के साथ कानून जो होता है ना, वो उसकी जो रास्ता होता है ना, वो रेगुलेशन रूल्स होते हैं। कानून कोई भी होता है ना, कोई भी कानून हो, कोई भी एक्ट हो, जो अगर आपने पढ़ा है या पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, तो उसका अगर रास्ता है तो वो रूल्स और रेगुलेशंस बताती हैं हमेशा। ये अलमिया रहा कि हमारे पास रूल्स और रेगुलेशन बनाने में हमें इतना वक्त लग गया कि हमारे ऊपर जब तक बेतहाशा पाबंदियाँ भी लग चुकी थी। लेकिन खैर, फ़ायदा ये हुआ कि चलें, देर आए दुरुस्त आए। तो अब पाकिस्तान जब बहुत हद तक AML को कंप्लाई कर चुका है, बहुत ज़्यादा हद तक, और उसको कंप्लाई करने के साथ साथ हमें फ़ायदा ये हासिल हुआ है कि हम FATF की ग्रे लिस्ट से निकले हैं। इस सारी कहानी को सुनाने का मकसद क्या है? बेवजह तो कहानी होती नहीं है, कोई वजह तो होती है ना। कहानी की वजह ये है कि आप जब भी अकाउंट खुलवाने आते हैं किसी भी ब्रोकरेज फर्म में, अपना इंडिविजुअल अकाउंट आप खुलवाते हैं कि जी मैंने ट्रेडिंग करनी है, मैंने शेयर्स की ट्रेड करनी है या पोर्टफोलियो अपना मैनेज करना है, तो मैंने अपना अकाउंट खुलवाना है और उसके थ्रू करना है, तो आपके ऊपर AML की इम्प्लीकेशन सबसे ज़्यादा होती है। एक इंडिविजुअल के ऊपर या कॉर्पोरेट क्लाइंट के ऊपर जो चीज़ अप्लाई होती है, सबसे पहले जो चीज़ अप्लाई होती है वो AML है, जिसे AML इज़ एब्रीवेशन फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, और AML एक्ट, रेगुलेशंस और लॉज सारे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं। अकाउंट खुलवाने के लिए जी बड़ा आसान सा तरीक़ेकार है, कोई इस तरह का मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हम लोग क्योंकि माशाल्लाह आसान चीज़ों को मुश्किल करने का हुनर बखूबी जानते हैं, तो हम क्या करते हैं कि कभी भी किसी भी शख्स को ये कहा जाए कि जी आप अकाउंट खुलवाने के लिए अपनी सैलरी स्लिप दे दें, बैंक स्टेटमेंट दे दें, तो बस अकाउंट खुल जाता है आपका। अगर सैलरी नहीं है आपकी, आप बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस की कोई वेरिफिकेशन दे दें। ठीक है, आपका बिज़नेस होगा, रजिस्टर्ड होगा, कंपनी होगी, कंपनी नहीं होगी, पार्टनरशिप होगी, पार्टनरशिप नहीं होगी, सोल प्रोप्राइटर होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपके पास होगा ना। चले कुछ भी नहीं होगा, अपनी दुकान का, अपने बिज़नेस का, अपने ऑफिस का, अपने कोई भी, आप जिस तरह भी आप कुछ भी उसको नाम दे सकते हैं जो आप देना चाहें अपने कारोबार के हवाले से, उसका एड्रेस ही दे दीजिए, उसका कोई विजिटिंग कार्ड ही दे दीजिए। बस इतना ही मुश्किल है एक अकाउंट खुलवाना। अब मेरे ख्याल में ये इतना मुश्किल काम नहीं है कि बैंक स्टेटमेंट तो वैसे मोस्टली, आप में से कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर है? आप हैं तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट तो निकलवा के देती होंगी ना, फिर अपने कंसल्टेंट को पूरे साल की बैंक स्टेटमेंट निकलवाती होंगी। हम तो सिर्फ 3 माह की कहते हैं जी, बिल्कुल, वो 3 माह की बैंक स्टेटमेंट आप निकलवाते हैं जी, आप वो 3 माह की बैंक स्टेटमेंट देते हैं और आपका अकाउंट खुल जाता है। इसमें एक और, क्योंकि देखें पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री, मैं इसको वर्ड यूज़ करूँगा, ये एक इंडस्ट्री है। ठीक है, हर सेक्टर एक अलग से अपनी फ़ोकियत रखता है, एक अलग से अपनी पहचान रखता है। इसी तरह स्टॉक मार्केट का जो एक बिज़नेस है, ये एक अलग इंडस्ट्री है। इसमें बहुत कम लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, बहुत कम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत कम लोग हैं जो आके ट्रेडिंग के हवाले से या ट्रेडिंग करने के हवाले से, जिनको
इवन गाइडेंस भी हो, मतलब लोग अकाउंट भी नहीं खुलवाते ना। अकाउंट खुलवाना तो दूर की बात है, लोगों को आइडिया भी नहीं होता कि शेयर्स की ट्रेडिंग है क्या, या स्टॉक एक्सचेंज का भी नहीं लोगों को आइडिया होता कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है। ठीक है, तो अब उस इंडस्ट्री के हवाले से ये है कि फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि हम लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, और सहूलत अकाउंट का एक आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया गया। जी सहूलत अकाउंट खुलवा लें। सहूलत अकाउंट, बाकी सब मामला तो ठीक है, सहूलत अकाउंट में सिर्फ एक मसला आपको होता है, जो प्रॉब्लम हो सकता है जी, आपका पोर्टफोलियो की जो लिमिट है वो उन्होंने डिफाइन कर दी है 800,000, 8 लाख तक आपका पोर्टफोलियो हो सकता है, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते। ठीक है, ये है कि अगर आप बिजनेस, अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं और ट्रेडिंग के थ्रू अर्न करना चाह रहे हैं, तो 8 लाख लिमिट तो फिर कम होती है। हाँ, एक स्टूडेंट के लिए हो सकती है, एक हाउसवाइफ के लिए हो सकती है, बट इन अ केस अगर, अब यहाँ पर आके एक और बड़ा अहम जो FATF के तहत AML एक्ट के अंदर SCCP ने क्योंकि इसमें फिर स्टेप इन किया, क्योंकि मैंने पहले भी अपने कुछ सेशंस में बताया है कि SCCP इज़ द सुप्रीम कमीशन, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ द सुप्रीम रेगुलेटर इन पाकिस्तान इन कॉर्पोरेट सेक्टर। तो उसने स्टेप इन किया, और स्टेप इन करने के बाद उसने फिर थोड़ी सा चीज़ों को मज़ीद क्लैरिफाई किया। उसने कहा कि जी आप सहूलत अकाउंट खोल सकते हैं, सहूलत अकाउंट खुलवाइए, लेकिन तब तक कि अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल नहीं करते। 3 कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं AML के अंदर, हाई रिस्क, मीडियम या फिर लो रिस्क। इन 3 कैटेगरीज में किसी भी अकाउंट को हम कैटेगराइज करते हैं, तो उसकी कैटेगराइजेशन के हवाले से फिर उसकी रिपोर्टिंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी होती है, SCCP को भी होती है। हाँ जी, इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर को इस बारे में कुछ नहीं पता होता कि वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अकाउंट खुलवाने का प्रोसीजर किसी भी ब्रोकरेज फर्म में इतना ही है। हाँ जी, अब आपको बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग ये कहते हैं कि जी आप थोड़े डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा मांग रहे हैं, या आप डॉक्यूमेंट्स, ये कुछ ब्रोकरेज हाउस हमें कह रहे हैं जी बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, छोड़ो रहने दो। कुछ कहते हैं जी सैलरी स्लिप रहने दो, कुछ कहते हैं जी बिज़नेस की वेरिफिकेशन रहने दो। ठीक है, कुछ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी इनकम टैक्स रिटर्न रहने दो। ठीक है, सबमिटेड इनकम टैक्स रिटर्न रहने दो। अब मसला ये है कि देखें, आप जिस तरह अपना काम करेंगे, आप अपनी ट्रेडिंग करेंगे और अपने लिए अर्न करेंगे, वी बीइंग अ ब्रोकरेज हाउस आल्सो हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वी आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू आवर रेगुलेटर्स। ठीक है, हमारी इसमें एक बड़ा एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया पाकिस्तान में, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस करवाई SCCP ने, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। JIT का नाम तो आप सब ने बहुत सुना होगा, JIT बन गई, सुना होगा किसी, मेरे ख्याल में सब ने सुना होगा यार। JIT बन गई जी, इस मसले पर JIT बन गई, इस मसले पर JIT बन गई। हम रेगुलेटर हमारे पास JITs भेजता है हमारी इंस्पेक्शन के लिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं आपसे, ये डॉक्यूमेंट्स आपको बताए जा रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे आप जब अकाउंट खुलवाने आएंगे, तो उसके पीछे पर्सपेक्टिव एक ही होता है। देखिए, हमने भी, या हम जैसे और ब्रोकरेज हाउसेस भी जो काम कर रहे हैं मार्केट में, सब ने ये इंश्योर करना होता है कि आप अपने एंड पर, बीइंग अ ब्रोकरेज हाउस, आप कंप्लाई हों अकॉर्डिंग टू ऑल रेगुलेशंस एंड लॉज। तो ये हमारे लिए ज़रूरी होता है। इसलिए हम हर आने वाले शख्स से जो नया अकाउंट खुलवाना चाह रहा होता है, उससे यही गुजारिश करते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें पूरे करके दें, ताकि कल को जब हमारा अपना कोई ऑडिट, किसी भी इन्वेस्टिगेशन या ऑडिट होता है किसी भी रेगुलेटर की तरफ से, तो हम उसको कंप्लाई कर सकें। ये एक ओवरऑल जनरल सा कॉन्सेप्ट आप इंडिविजुअल अकाउंट ओपनिंग का, कि अगर आप इंडिविजुअली अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं तो एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है। बाकी इसमें देखें, जब आप किसी भी काम को करने के लिए निकलते हैं तो तब आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है कि वो काम कितना सहल है और कितना मुश्किल है। ठीक है, वो आपके लिए कितना आसान है और कितना मुश्किल है, या कितना मुश्किल हो सकता है, दुश्वार हो सकता है, ये तभी करते हैं आप तो पता चलता है। सो अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट ओपनिंग के हवाले से चीज़ें वो इतनी ही हैं। अभी इसमें मज़ीद मैं इस सेशन को ओपन छोड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस बात को यहीं तक महदूद रखने के लिए, अगर आपका इस हवाले से कोई सवाल है अकाउंट ओपनिंग के हवाले से, तो आप मुझसे बिल्कुल ओपनली पूछ सकते हैं, मैं हाज़िर हूँ आपके सामने। जी प्लीज़। एक अकाउंट होता है जिसमें आपका ब्रोकर आपके बिहाफ पे सेलिंग परचेज कर सकता है, और एक होता है जो आपसे रिलेटेड होता है, जिसमें सिर्फ आप ही ऑनर होते हैं और आप ही कर सकते हैं सब कुछ। जी, तो जो आप, जिसमें आप ऑनर होते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं?
नहीं, ऑनर नहीं होते हैं, वो सिर्फ ऑथोराइजेशन होती है। हाँ, ऑथोराइज करते हैं आप ऑथोराइज करते हैं किसी एक शख्स को, किसी एक इंसान को, किसी एक इंडिविजुअल को, या फिर आप अपने ब्रोकर हाउस को आप ऑथोराइजेशन देते हैं कि ये शख्स मेरे बिहाफ पर सेल एंड परचेज या ट्रेडिंग कर सकता है। ठीक है, अकाउंट एक ही टाइप का होता है, अकाउंट की टाइप्स नहीं होती हैं कि ये अकाउंट ओ टाइप का है, वो अकाउंट ओ टाइप का है। वो सिर्फ एक ऑथोराइजेशन होती है जो आपने देनी होती है जब आप अकाउंट ओपन करवा रहे होते हैं। अगर आप ऑथोराइजेशन नहीं देना चाहते और आप चाहते हैं कि जितनी ट्रेडिंग हो, ट्रेडिंग का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज एक्ट 2015 ट्रेडिंग कोई भी कंडीशन हो सकती है। बाइंग हो तो भी ट्रेडिंग हो गई है, चाहे आपने सेल किया नहीं किया, आपने सेल किया, सेल किया, सेलिंग की, तो भी आपकी ट्रेडिंग पूरी होगी। ठीक है, तो ट्रेडिंग की कोई भी कंडीशन सच आपने खुद अपने देनी है उसको। जब तक आप उसको इजाज़त नहीं देंगे, ऑथोराइज नहीं करेंगी, तब तक वो आपके बिहाफ पर या खुद ब खुद आपके अकाउंट के थ्रू ट्रेडिंग नहीं कर सकता। ये अभी जो मैंने अभी थ्री ऑप्शंस बताए थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, एक किसी वीडियो में ही मैंने देखा था कि वो ये कह रहे थे कि अगर लेट्स सपोज ब्रोकरेज हाउस ने अपना लॉस कवर करना है या अपना कुछ करना है तो वो आपके अकाउंट से आपके शेयर्स बेच के अपना कर नहीं, वो ये सीडी, एक मिनट आप साहब, इसमें CDCPL रेगुलेशंस हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान रेगुलेशंस उसको बोला जाता है। देखिए, पाकिस्तान में सिर्फ एक डिपॉजिटरी कंपनी है, ठीक है, वो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान है, CDC है, जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है सबके पास, जिसका शेयर्स का भी और बाकी चीज़ों का भी, जो राइट इशू हो रहे होते हैं, बोनस इशू हो रहे होते हैं, तमाम मामलात को CDC देख रहा होता है। CDC की ऑथराइजेशन का पैटर्न डिफाइन है जो आपने जमा करवाना होता है। ठीक है, वो आपने ऑथराइज करना है तो वो आपके बिहाफ पर कर सकेगा। ठीक है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर वो करता है आपके ऑथराइजेशन के बगैर या फिर आपकी इंस्ट्रक्शंस के बगैर। इंस्ट्रक्शंस कब देंगी आप? जब आपने ऑथराइजेशन नहीं दी। इंस्ट्रक्शंस तो तभी दी जाती है ना जब आप मुझे नसीहत नहीं कर रही, हदायत तो तभी देंगी ना आप मुझे। ठीक है, आप इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक करने का वो पाबंद होगा। अगर वो खुद करेगा तो वो लीगली बाउंड होगा टू द रेगुलेटर। आप कंप्लेन कर सकती हैं, और यकीन मानिए इतनी ज़्यादा इस मामले में रेगुलेटर की तरफ से सख्ती है कि आप अगर एक बार कंप्लेन करें बीइंग अ इन्वेस्टर तो आपको फ़ौरन रिस्पॉन्ड करेंगे। और आप देख लीजिए, मुशाहिदा कर लीजिएगा बेशक, कि बहुत जल्दी आपको रिस्पॉन्स आता है और प्रॉपर उसकी इंक्वायरी होती है। बड़ा विजिलेंट है, कंप्लायंस हाँ जी, जो है ना इनका, PSX का रेसिस। जी प्लीज़। मैं एक्चुअली इन्वेस्टर अकाउंट की बात कर रही थी। नहीं, इन्वेस्टर अकाउंट तो CDC के साथ होता है ना। तो वो इस पर एक्सेस नहीं होती ना, ब्रोकर की एक्सेस नहीं होती। नहीं होती, वो तो CDC की बात नहीं, वो इसकी बात नहीं कर रही हैं। और उसमें और CDC उसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, उसमें आप ट्रेड और ट्रेड नहीं, वो तो CDC के साथ है ना सीधा, उसमें तो ब्रोकर है ही नहीं दरमियान में। मतलब घर से नहीं कर सकते, ऐप से नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नहीं, कहीं भी बैठ के CDC के अपने सिस्टम पे जाके नहीं कर सकते हैं आप ट्रेड। अच्छा, वो तो मार्केट में ट्रेड करने के लिए यू नीड ए मार्केट अकाउंट, अच्छा, मार्केट स्टॉक मार्केट अकाउंट। अगर आप शेयर होल्ड करना चाहते हो 1 ईयर के लिए, फिर आपके लिए होगा। और जो ऑथोराइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो ये है, आपने ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाया, जब तक आप ऑथोराइज नहीं करेंगे वो खुद ब खुद आपके अकाउंट में कुछ नहीं कर सकता जब तक आप उसे ऑथोराइज नहीं करते हैं। ठीक है जी, प्लीज़। वो अगर कोई हाउसवाइफ अकाउंट खुलवाना चाहती है तो वो क्या प्रूफ देगी? देखें, आप CNAC देते हैं। आप CNAC देंगे ना, उस CNAC के ऊपर हस्बैंड नेम आ रहा होगा, हाँ जी, और साथ में लेकिन हस्बैंड अगर का वो उनका प्रूफ नहीं देना चाहती। उनका प्रूफ नहीं देना चाहते। देखें, इन एक्चुअल क्या होता है, देखें अब इसमें AML एक्ट है। AML एक्ट कहता है, AML रेगुलेशंस 2020 कहती हैं, आपने किसी अकाउंट को लो रिस्क मार्क कर दिया, आपकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, लेकिन जब आपने लो रिस्क मार्क किया तब एक चीज़ ज़रूर कंप्लाई करनी है आपने, वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर। आपने मुझे कहा आप स्टूडेंट हैं, मैं क्यों मानूँ आप स्टूडेंट हैं? आप बिल्कुल ठीक होंगी, आप सच बोल रही होंगी, लेकिन मैं क्यों मानूँ बताएं? कल को जब वो आएगा JD, ठीक है, वो मुझे आके कहेगी कैसे मान लिया? तुम कंप्लाइंस ऑफिसर हो, हेड ऑफ कंप्लाइंस हो या क्या हो कि लोगों के मफरूज़ों पर चलते हो? समझ रही हैं बात को? तो अब इस पर्सपेक्टिव में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप नहीं बताना चाह रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारी कंप्लाइंस की पर्सपेक्टिव में या हमारी कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती हैं। फिर बाज़ औक़ात हमें क्लाइंट्स को ये बताना और समझाना भी पड़ता है कि हम ये आपसे क्यों मांग रहे हैं, ठीक है, या ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है। हम आपको, अगर आप नहीं ये बताएंगे तो आप हाई रिस्क मार्क हो जाएंगे। हाउस वाइफ का अकाउंट हाई रिस्क होता है,
ठीक है, अनलेस अनटिल कि हम उसको सहूलत अकाउंट में डाल के लो रिस्क नहीं करते। क्यों होता है बताइए? ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, ये मैंने पहले भी बात की है मेरे ख्याल में। जो जाहिर है उसके थ्रू उसका हस्बैंड कर सकता है अपनी ब्लैक में, जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर है ना वो कोई और है, ठीक है। और इसमें एक केस मैंने कोट किया था इसी सेशन में, गालबन किया था गालबन, अगर मुझे याद पड़ता है, किसी एक मशहूर सियासी ख़ानदान का मैंने एक केस कोट किया था ना। हाँ जी, वो भी यही था। उसके बाद कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप की डेफिनेशन को इंक्लूड किया गया। वो इसीलिए इंक्लूड किया गया कि अगर आप खुद अल्टीमेट बेनिफिशियल कौन हो सकता है? आप खुद हो सकती हैं, बिल्कुल आप खुद होंगी, आपका पैसा होगा तो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर आप खुद हुई ना। या आपकी स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है, या माइनर हो सकते हैं, माइनर चिल्ड्रन हो सकते हैं, या वो कंपनी हो सकती है जिसमें आपकी शेयर होल्डिंग है। आप देखो ना, लोग ये करते थे कि किसी कंपनी के थ्रू कर लिया। कंपनी का मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये कॉन्सेप्ट को भी एड्रेस किया गया अंडर कंपनीज एक्ट 2017, अंडर द डेफिनेशन ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप, कि आप कहीं से भी घूम के आएंगे, ठीक है, तो आप ये मत कहें जी मैं कहूँ जी मेरा तो पैसा ही नहीं था, गिफ्ट मिला, ठीक है, मेरा तो पैसा ही नहीं था। वो कहेंगे ठीक है, मान लेते नहीं था पैसा, चले ये बताएं कि आपका उनसे ताल्लुक क्या था जिनका पैसा था? फ्रेंड, ठीक है। अब फ्रेंड के ऊपर इस तरह का रिस्क कोई नहीं लेता ना आप लेंगी, ना मैं लूँगा, ना कोई और लेगा मेरे ख्याल में यहाँ पर। फैमिली फ्रेंड ने भेजी, हाँ जी, ईदी तो अब कैसे अच्छा, फिर ईदी है तो फिर आपने इनकम टैक्स रिटर्न पे तो फाइल की होगी ना? हाँ, तो उसमें फिर डिस्क्लोज किया हुआ है? नहीं। अब देखिए ना चीज़ें ये हैं कि आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो अगर जस्टिफाई नहीं कर रही ना आपकी वेल्थ को, वेल्थ स्टेटमेंट नहीं, पॉकेट मनी इतनी तो नहीं होती ना। अब आप ये ज्यादती तो मत करें वो वेल्थ स्टेटमेंट को अगर जस्टिफाई नहीं कर पा रही ना आपकी इनकम टैक्स रिटर्न, तो वो कभी भी आप उसको मतलब डिफेंड नहीं कर सकते। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के लिए कंपल्शन है कि वो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रही हो, और वेल्थ स्टेटमेंट के लिए कंपल्शन ये है कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है ना वो उसकी सपोर्ट में खड़ी हो। अगर एक बंदे के पास सपोज एसेट है उसकी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, उसने एनुअली एफबीआर के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की, वेल्थ स्टेटमेंट फाइल की, उसके अंदर उसके एसेट्स हैं कोई, चलें अंदाज़ा लगाते हैं 5 मिलियन के, और उसकी जो मंथली इनकम है वो 50,000 है, और उसके बाद 50,000 के बाद उसने अपने एक्सपेंसेस भी दिखाए, उसके बाद उसका बचा गया, उसके पास रेवेन्यू उसका 50,000 था, प्रॉफिट क्या बचा होगा उसके पास, ठीक है। अब ये सारे सिनेरियो के बाद उसके पास 5 मिलियन के एसेट्स हैं, अब क्या हो सकता है? इनहेरिटेंस हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि इनहेरिटेंस है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर कहाँ से आए? टेररिस्ट फाइनेंसिंग, या ये यहाँ पर AML का बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर। जितनी पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक, पाकिस्तान बहुत अच्छा है भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं हरगिज़ इस हक़ में नहीं हूँ, पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ की ये कलमियाँ होता है कि यहाँ पर बहुत सारे मसाइल, छोटे छोटे मसाइल बहुत बड़े बड़े मसाइल बन चुके होते हैं। हमारे पास सबसे बड़ा मसाला जो अभी भी मौजूद है वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, ठीक है, और उसको काउंटर करने के लिए हमारे लॉज रेगुलेशंस भी मतलब इम्प्लीमेंट किए जा चुके हैं, और हमारी बाकी जो इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं वो भी काम कर रही होंगी, मुझे नहीं पता ना, मैं उनका हिस्सा हूँ, ठीक है, लेकिन टाइम लगता है, ठीक। और सवाल ये बता, देखिए सबसे बड़ा जो सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आएगा ना वो ये आएगा, क्या ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग है? टेररिस्ट फाइनेंसिंग किसी तरह होती है, ठीक है। काउंटर टेररिज्म की जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं उसमें ये एक बड़ा अहम चीज़ है, उसमें स्टूडेंट्स अकाउंट्स यूज़ किए गए। बेनामी अकाउंट का सुना है आप लोगों ने, खबरों में तो सुनी है, खबरें तो सबने सुना, बेनामी अकाउंट से इतने पैसे निकल आए, बेनामी अकाउंट से इतने पैसे निकल आए, क्या है वो, ठीक है ना। वो अब AML की इम्प्लीकेशन आई, जब AML जब अप्लाई हुआ, उसकी एप्लीकेशन आई आपकी मार्केट के अंदर, तब जाके ये चीज़ें खुली ना कि भाई ये क्या चक्कर चल रहा है हमारी इकोनॉमी में, ये क्या चक्कर चल रहा है हमारी मार्केट में, ये सारा सिनेरियो। गवर्नमेंट खुद भी अलाउ करती है, बाहर से अगर पैसे आ रहे हैं उनको तो नहीं पूछते? नहीं, बाहर से अलाउ करती है, लेकिन बैंकिंग चैनल के थ्रू अलाउ करती है ना, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करती है, अगर आप कमर्शियली बिजनेस कर रहे हैं तो आपका प्रूफ होगा ना बैंक के पास, बैंक नहीं लेता आपसे प्रूफ, आपने बैंक से पैसे मंगवाए हैं, स्टेट बैंक होल्ड कर लेता है स्टेट बैंक तब तक रिलीज़ नहीं करता पेमेंट जब तक आप उसको जस्टिफाई नहीं करता आपका रेलिवेंट बैंक की ये पेमेंट किस चीज़ की आई है। नहीं। हाँ जी बिल्कुल होता है, आप कभी कॉर्पोरेट पूछते हैं,
इंडिविजुअल अकाउंट में आपके आते होंगे, आप $9,999 तक मंगवाते होंगे मैक्सिमम। अच्छा, मेरे से कभी नहीं पूछा। हाँ जी, वो इस तरह ना, बस रिलेशन पूछते हैं। हाँ जी बिल्कुल, उसमें वो फैमिली फ्रेंड। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो उसके बाद भी ये वजह होती है कि अगर आपका बैंकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। आपको पता है अभी यूबीएल को पेनल्टी हुई है अंडर AML एक्ट 90 मिलियन की, 90 मिलियन की पेनल्टी हुई है यूबीएल को। उसका ऑर्डर भी मेरे पास पड़ा है, ये अभी कोई तकरीबन 1.5 माह पहले हुआ है, और AML एक्ट के ऊपर हुआ है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ऊपर। वायलेशन है, अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स की जस्टिफिकेशन नहीं है। अकाउंट खुल गया, पैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किसका है, कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो ये एक चीज़ है, ठीक है। आपको लगता है कि आपको आप मार्क नहीं है, लेकिन आप मार्क्ड होते हैं। आपको ये लग रहा होता है कि कोई किसी को पता नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन ऐसी कोई कहानी नहीं है। आप मार्क्ड होते हैं, आप हाईलाइटेड होते हैं। जिस भी बंदे को ₹1 की भी फंडिंग आ गई है, $1 की भी फंडिंग आ गई है पाकिस्तान से बाहर से, वो मार्क्ड हो जाता है, ठीक है। उसकी फंडिंग मार्क हो जाती है। फिर उसके बाद आप पूरी उनके पास ट्रेल होती है कि ये कहाँ से चला पैसा, कैसे आया, कैसे घूमा, कहाँ से घूम के आप तक पहुँचा, ठीक है। अगर आपको अभी तक कोई नहीं आके पकड़ा या नहीं पूछा, तो इसका मतलब है आपके पास जो पैसे आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं, और वो चेक कर चुके हैं, इस बात को इंश्योर कर चुके हैं और देख चुके हैं। तो बाकी ये कि इसके साथ ये है कि आप कहाँ जाके ये क्यों NGOs को लोगों ने बहुत यूज़ किया, NPOs को बहुत यूज़ किया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को यूज़ किया टेररिस्ट फाइनेंसिंग लाने के लिए पाकिस्तान में, मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए पाकिस्तान से, ठीक है। उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इकदाम किया कि उसकी जहाँ रजिस्ट्रेशंस होती हैं NGOs और NPOs की, उसके बाद उसको 1-2 सर्कल्स में डाला गया। IBA के अंडर डाला गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंसी के अंडर डाला गया, और उसके बाद उनको CID के अंदर दिया गया, लोकल गवर्नमेंट के अंदर, कि ये दोनों पहले वेरिफिकेशंस करेंगे तमाम ट्रस्टीज़ की। उसके बाद फिर एक NPO को डाला गया SECP के अंदर, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जो इनके वैसे ही नहीं किसी के NPO रजिस्टर करता आसानी से। NPO रजिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल प्रोसेस है, ठीक है। और जिनकी है तो उनको तो मैं कहता हूँ कि भाई शुक्र अदा किया करो, अब नहीं आसानी से रजिस्टर्ड होती। तो अब उसकी लाइसेंसिंग, और उसके बाद फिर अगर आपने फॉरेन फंडिंग लेनी है तो EED की लाइसेंसिंग, इकनॉमिक अफेयर डिवीजन्स की लाइसेंसिंग बोला जाता है उसको, EED लाइसेंसिंग होती है वो, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस डिवीजन से मिलती है आपको वो, ठीक है। वो लाइसेंस होता है जो उसका विंग है EED, जिसको स्टैब्लिश इसीलिए किया गया था जो फॉरेन फंडिंग। फिर उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने एक और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, ये पिछले दौरे हुकूमत में चैरिटी कमीशन का इंट्रोड्यूस करवाया, UK बेस्ड। यूनाइटेड किंगडम में ये होता है कि वहाँ पर चैरिटी कमीशन है, जितनी चैरिटीज़ हैं वो NPO NGOs जिस भी नाम से हैं, जिस भी टाइटल के अंदर लॉ के, क्योंकि NPO होगी तो वो कंपनीज एक्ट है, NGOs होगी तो वो सोसाइटीज़ एक्ट है 1860 वाला, या ट्रस्ट एक्ट 2020 वाला, या पंजाब लोकल वेलफेयर ऑर्डिनेंस है, ठीक है। इन 3 के तहत हो सकती है NGO। NPO कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर होती है अंडर सेक्शन 42। अब ये चीज़ें दोनों को उसके साथ लाया गया दरमियान में EED को, कि आप जब इनकी, उसके बाद चैरिटी कमीशन को ऊपर लेके आई पंजाब गवर्नमेंट। चैरिटी कमीशन क्या करता है कि आप जिस भी टाइप की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे आप NPO चाहे आप NGO हैं, तो आपको चैरिटी कमीशन के साथ भी एक अलग से फाइलिंग करनी होती है। ये यूनाइटेड किंगडम की रिक्वायरमेंट थी कि वहाँ पर जितनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होती हैं उनको ये फ़ाइल करनी होती है, और ये अब पाकिस्तान में पंजाब में ये कंपल्शन है कि जैसे ही आप NPO या NGO होंगे, आपको साथ ही अपनी चैरिटी कमीशन में भी रजिस्ट्रेशन भी करवानी होगी, और साथ में चैरिटी कमीशन की एनुअल रिटर्न्स भी फाइल करनी होगी। सो बेसिकली ऑल दिस इज़ नॉट लाइक दिस कि आप बिजनेस ना करें, आप फॉरेन फंडिंग ना लेकर आएँ, आप सब कुछ करें, सब कुछ करें। आपको प्रमोट किया जा रहा है, आप करें, आपको दिया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा या प्रमोट करेंगे, ठीक है। आपको कहा जाएगा आप लेके आएँ जी, फॉरेन फंडिंग लेकर आएँ, फॉरेन फंडिंग लेकर आएँ, लेकिन एक लीगल वे से। आपके पास पैसा पाकिस्तान से बाहर हो सकता है इलीगल हो, अगर पाकिस्तान से वो बैंकिंग चैनल से घूम के आ गया तो पाकिस्तान में वो लीगल है। हो सकता है पाकिस्तान से बाहर वो इलीगल हो, आपने कुछ किसी भी तरह से पैसा इकट्ठा किया हो, ठीक है। अगर आपने उसको प्रॉपर एक कामयाब हो गए, एक अच्छे जहन के साथ उसको बैंकिंग चैनल से घुमाने के आपने घुमा लिया उसको, तो पाकिस्तान में तो वो लीगलाइज हो गया। आप उसको यूज़ करें, इन्वेस्टमेंट करें, काम करें, अपना बिजनेस करें, पाकिस्तान में कौन रोकेगा आपको। SCP तो आपको प्रमोट करता है कि आएँ हमारे पास रजिस्टर्ड हों और अपने यहाँ काम करें। इसी तरह हम लोग भी इनकरेज कर रहे हैं कि आएँ, अकाउंट खुलवाएँ और अपना काम करें, कोई बुरी बात नहीं है। आप इसको मज़ीद खुलवा भी सकते हैं, आप इसमें काम भी कर सकते हैं। बाकी कंप्लाइंस के
चीज़ें जो हैं कंप्लाइंस के पर्सपेक्टिव से चीज़ें जो हैं वो जी आपने वन टाइम ही पूरी करनी है, अनलेस अनटिल कि आपकी कोई अपडेटिंग रिक्वायर्ड है आपके अकाउंट में, तो वो जब भी होगी तब आपको कन्वे भी कर दिया जाता है और आपसे ले भी ली जाती है। फॉर एग्जांपल किसी बंदे का आईडी कार्ड एक्सपायर हो गया, अब वो तो अपडेट आपने करवाना ही है ना। अब आईडी कार्ड की एक्सपायरेशन कोई ऐसा काम तो नहीं है कि जिस पर आप कहें कि ये नहीं हो सकता, वो तो वैसे भी आप लोग नया अपना लेते होंगे आईडी कार्ड जब आपका एक्सपायर होता होगा, तो वो जब एक्सपायर होता है तो हमारे पास भी एक्सपायर हो जाता है। यही कहानी है, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ जी, एक और चीज़ होती है जी, फॉर एग्जांपल आप हमें कहते हैं कि जी मेरी आपकी इनकम असेसमेंट होती है, सपोज जो है आपकी इनकम असेसमेंट हो रही है जी ईयरली 2 मिलियन, ठीक है, और आपकी पोर्टफोलियो जो लिमिट लगाएगी है सपोज वो 5 मिलियन है, 6 मिलियन है, 8 मिलियन है, 4 मिलियन है, जो भी है, आप उससे ज़्यादा पैसा ले आते हैं। अब सवाल पैदा होता है ना कि भाई आपकी तो इतनी इनकम नहीं है जितना आप पैसा ले आए हैं हमारे पास, तो वो कहाँ से आ गया आपके पास। फिर तब भी आपको अप्रोच किया जाता है, क्लाइंट को अप्रोच किया जाता है कि भाई ये इसकी जस्टिफिकेशन दें, अनलेस अनटिल कि आपने कुछ सिक्योरिटीज़ बेच के उन्हीं में अर्न करके प्रॉफिट अर्न करके आपने दोबारा उसको अपने अकाउंट में जमा करवा दिया हो, अपने क्रेडिट हो गया हो आपका अकाउंट मज़ीद, तो ये एक अलग कहानी है। अगर वो भी नहीं हो रहा तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है, ठीक है। फिर पूछा भी जाता है, बिल्कुल पूछना भी चाहिए। मैं तो जितने अगर मुझे कोई सुन भी रहे होंगे कंप्लाइंस ऑफिसर्स माशाल्लाह सब मुझसे बहुत ज़्यादा काबिल हैं, लेकिन मेरी तो तरफ से यही सजेशन है कि पूछना चाहिए, क्योंकि AML एक्ट कहता है, AML एक्ट के अंदर एक चीज़ है TMS, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, वो है यही कॉन्सेप्ट। उसको एडमिनिस्टर कौन करता है? FMU, फिनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, जो कि अंडर है द सुपरविजन ऑफ SECP, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और वो FMU का नाम भी आप देखें, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, बनाया ही इसीलिए गया है FATF की सारी चीज़ों को सामने लगते हुए, और उससे पीछे जो मैनेज कर रहा है वो चीज़ें वो भी आपके पास सामने ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें वो ट्रांजैक्शंस देख रहा है, कैश ट्रांजैक्शंस, बैंक ट्रांजैक्शंस, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो सस्पिशियस है हमारी नज़र में, बीइंग अ कंप्लाइंस ऑफिसर अगर मेरी नज़र में कोई सस्पिशियस होगी वो मुझे FMU को रिपोर्ट करनी है, जिस पर आप मुझे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। सपोज आपके अकाउंट में आ गया जी, आपने 10 मिलियन मंगवा लिया, मैं कहता हूँ किस चीज़ के आए हैं, आप मुझे कहते हैं जी मैंने ये बिल्डिंग बेची, उसके जो प्रोसीड है वो मैंने अकाउंट में जमा करवा दिया, ठीक है जी, समझ आती है। सेल का कोई दे दे हमें एविडेंस, आपने दिया, बात ख़त्म हो गई, हमने आपकी फ़ाइल में लगाया, हमारे पास कोई कल को JIT आती है, कोई भी आता है, हम कहते हैं जी ये प्रूफ है, देख लें, लगा हुआ है फाइल में। अगर हम आपसे कहते हैं जी आप हमें इसका एविडेंस दें, आपके अकाउंट में 10 मिलियन आया, आपके पास कुछ भी नहीं, फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको रिपोर्ट ना करूं ट्रांजैक्शन को। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई डराना मकसद नहीं है किसी को कि आप बिज़नेस ना करें, हरगिज़ डराना मकसद नहीं है। बात करने का मकसद ये है कि ये चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि आप जब काम करें और आपको पता हो कि आपने क्या लिमिट्स हैं और किस तरह आपने अपना अकाउंट लेकर चलना है। हमारे पास सबसे बड़ा अलमिया, मैं दोबारा यही वर्ड इस्तेमाल करूँगा, इसी लफ्ज़ को मुंतखब करूँगा कि अलमिया क्या है कि हमारे लोग समझते नहीं हैं और ना समझने के लिए तैयार होते हैं। एक समझते भी नहीं है, जब समझाना चाहो तब समझते नहीं है, और ना फिर समझने के लिए तैयार होते हैं कभी भी, ठीक है ना, चाहे ना भी समझाना चाह रहे हो और चाह रहे हो फिर भी समझने के लिए तैयार नहीं हो रहे, ठीक है। उसकी वजह यह है कि देखें, आपने एक अकाउंट लेकर चलना है, आपने एक इन्वेस्टर की तरह सोचना है, आप इन्वेस्टर हैं, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने उसे अर्न करना है, तो आपके पास बीइंग एन इन्वेस्टर हर तरह का एक आइडिया होना चाहिए कि मैंने अपने अकाउंट की लिमिट्स किस तरह अकाउंट की क्या मेरे अकाउंट की लिमिट्स हैं और मैंने किस तरह उस अकाउंट में खेल सकता हूँ मैं, ठीक है, या किस हद तक जाके मैं काम कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं। बाकी ट्रेडिंग माशाल्लाह आबिद साहब को बता रहे हैं, अली नदीम साहब हमारे हेड ऑफ सेल्स हैं, वो बता रहे होते हैं माशाल्लाह। तो चीज़ें हैं आपके पास, आप कर रहे होते हैं, आपको बताई जा रही होती हैं कि ट्रेडिंग इस तरह करनी है, आपने ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है, अकाउंट पीछे कैसे मेंटेन करना है आपने, वो ये चीज़ें होती हैं। अकाउंट आपकी कोई नहीं, आपने बस एक दफ़ा चीज़ें पूरी करें और काम करें जनाब आप। हाँ जी, मज़ीद कोई सवाल है तो हुजूर हाज़िर हैं हम। बस जी, इजाज़त है जी, बस जी, बिस्मिल्लाह जी, थैंक यू।